हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे। तो बच्चे आज हम लोग नीट 2026 एग्जामिनेशन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। और आपको यहाँ ध्यान देना है, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए क्वेश्चन के प्रति, आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर मिलेगी और बहुत आराम से हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होने वाला है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है नीट के अंदर, कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। लाइट की स्पीड है जो बच्चे, वो यूनिटी दे रखा है। वैसे जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बट एनटीए ने थोड़ा सा मजाक कर रखा है आपके साथ। इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट अर्थ तक पहुंच रही है बच्चे, वो टाइम ले रही है 6 मिनट 40 सेकेंड। तो आपको बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इन न्यू यूनिट्स। तो सिंपल में आपको फॉर्मूला लगा देना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 1 यूनिट दे रखा है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 400 यूनिट, जो कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है बच्चे, जो कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान रखना होता है, किसी एक ऑप्शन को पकड़ो जो आपको आ रहा हो और उसके बिहाफ पे बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करते चले जाओ। देखो जरा, अब यहां पे जैसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबको पता होता है कि भैया स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया वाला टर्म देखो यहां पे है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा फॉर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहां से सेकेंड ऑप्शन देखो जरा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली क्या होती है बच्चे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो भी निगेटिव साइन के साथ। तो ये ऐसा ऑप्शन देखोगे थर्ड में मिल जाएगा आपको। वर्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका फोर्थ मिल जाएगा, और पॉइजंस रेशियो फर्स्ट हो जाएगा बच्चे। क्लियर है क्या? तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपको ऑप्शन फोर्थ करेक्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, सारा डाटा मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको करंट फाइंड करना है इस सर्किट के अंदर। इस सर्किट के अंदर आपको क्या फाइंड करना है बच्चे, करंट फाइंड करनी है। और आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला जो डायोड है बच्चे, वो रिवर्स बायस में है, और ये वाला भी डायोड देखोगे आप लोग रिवर्स बायस में है। तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो आपके पास दो सर्किट बचते हैं, एक 4 ओम रेजिस्टेंस वाला और एक बच्चे 2 ओम रेजिस्टेंस वाला। और डायोड को बोला है कि भैया आइडियल डायोड ले लेना, तो आप यहाँ शॉर्ट सर्किट मान सकते हो। तो ये दोनों आप रेजिस्टेंस चेक करो बेटा, दोनों रेजिस्टेंस चेक करोगे तो पैरेलल में मिलेगा। दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लोगे, तो बताया था मैंने, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो एक बार मल्टीप्लाई कर दो और एक बार उन्हीं को ऐड करके डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 4/3 ओम। अब यहां से आपको बच्चे ओम्स लॉ लगाना था। क्या लगाना था, ओम्स लॉ लगाना था, V = IR। और जैसे ही क्वेश्चन में सारा डाटा आप डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15/2 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चे, 15/2 एम्पियर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 rpm to 1200 rpm in 10 सेकेंड। ठीक है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, बोला गया है कोई हमारे पास फ्लाई व्हील है भाई, जिसकी स्पीड, जो एंगुलर स्पीड है, वो इंक्रीज हो रही है 600 rpm to 1200 rpm इन 10 सेकेंड। तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आरपीएम को कन्वर्ट कर लो बच्चे रेडियन पर सेकेंड में। तो 2π/60 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे भी आप ठीक वैसे ही करोगे बच्चे, फाइनल एंगुलर स्पीड के साथ। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चे, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। और एंगुलर स्पीड कौन सी, एवरेज दोनों की। अब जैसे ही दोनों की एवरेज स्पीड निकालोगे बच्चे, एंगुलर स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 300 पाई रेडियन, 300 पाई रेडियन। ठीक है, अब जैसे ही क्या करोगे बच्चे, ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे। अब सोचो जरा आप, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है,
तो एक चक्कर घूमेगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगा? बोलोगे सर 2 पाई। अगर मान लो n चक्कर घूम रहा है, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ले रहा है, तो कितना घूम जाएगा? 2 पाई इंटू एन। अब 2 पाई इंटू एन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वेट कर देना, तो यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी 150। 150 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चे? 150 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अब यहां पे सिंपल पेंडुलम दे रखा है बच्चा, टाइम पीरियड, द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विद द टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, पेंडुलम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे, उसका फॉर्मूला यहां पे मैंने राइट कर रखा है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, अगर आप देखोगे मीन पोजीशन पे, पेंडुलम के मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चे? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। देखो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, और यहाँ से जैसे ही यहाँ मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा, यहाँ मैक्सिमम आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चे? पॉजिटिव होती है। ये अगर स्टेटमेंट आपके दिमाग में फिट है तो यहाँ से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो ये कांस्टेंट दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ एक बार पॉजिटिव दे दिया, एक बार नेगेटिव दे दिया, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे भी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दे दिया, ये भी गलत हो गया। तो आपके पास ऑप्शन कौन बचता है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, याद रखना काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट ईएमएफ। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया भैया 2 ओम। इफ द करंट in the circuit is 0.6 ampere, the terminal voltage of the battery is। टर्मिनल वोल्टेज पूछा है यार। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम आप बना सकते हो, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना, यहाँ पे इंटरनल एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ ये बैटरी लगी हुई है। अब बताओ जरा, बैटरी का कुछ पार्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है, अगर उसको क्या करो? ड्रॉप करा दो, तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस मिलेगा बच्चे, वो क्या होगा? वो एक्सटर्नल या फिर हमको बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते थे, V = E - IR। अब यहाँ ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है 0.6 इंटू रेजिस्टेंस इंटरनल है बच्चे 2। तो जो यहाँ ड्रॉप होने के बाद इसके क्रॉस जो पोटेंशियल बचेगा वही होगा टर्मिनल वोल्टेज। तो कितना बचेगा आपके पास? 10.8 वोल्ट। 10.8 वोल्ट, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लैक्स कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1, in the ratio of 2:1। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27। टेम्परेचर जो मिक्सचर का है बच्चे वो 27 है, मतलब ऑर्गन और क्लोरीन का जो मिक्सचर है उनका कॉमन टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस, दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स का आपका क्या करना है? VRMS निकालना है। तो VRMS पहले आप समझ लो क्या होता है। VRMS का फॉर्मूला होता है 3RT/m। अब VRMS आप आर्गन के लिए निकालोगे तो 3RT/m आर्गन, यहाँ पे VRMS आप निकालोगे किसके लिए? क्लोरीन के लिए, तो 3RT/m क्लोरीन। अब ये देखो, ये डाटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये m क्लोरीन ऊपर चला जाएगा। अब देखो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्लोरीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आर्गन, यहाँ पुट कर दोगे। ये डाटा पुट करने के बाद 70/40 और यहां से रूट निकालोगे बच्चे, तो √7/2 आ जाएगा ऑप्शन। √7 ये नहीं होगा, √7/2 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिंग थ्रू अ इक्विलैटरल प्रिज्म ABC। ठीक है, सोन इन द फिगर, अ रिफ्रैक्टेड रे QR इज पैरेलल टू इट्स बेस and the angle of incidence is 50 degree, then angle of deviation दिया है बच्चे। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हो रही है प्रिज्म के अंदर, वो बेस के अगर पैरेलल हो गई तो यहाँ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का केस आ जाता है। उस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन का सिंपल में फॉर्मूला लगाओ, I + E - A, और I और E इक्वल हो जाएंगे तो 50 + 50 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है बच्चे 60 डिग्री, यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री कहां पे है? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे E = H न्यू क्या है भाई?
ये क्या होता है, एनर्जी होता है भाई फोटोन की, तो ये सही हो जाए। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कहां देखने को मिलता है भाई, वेव नेचर ऑफ लाइट में मिलता है। एच लेमडा इक्वल टू एच अपॉन में पी, ये डे ब्रोगली वेवलेंथ होती है भाई। कॉम्पटन इफेक्ट कहां दिखेगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में, तो यहां से मैच करा लोगे आप तो आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। यहां सारा डाटा मैंने मेंशन कर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ द इट्स इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये एनर्जी तो सबको पता होता है भाई, ये एनर्जी सबको पता होती है। The radial distance of electron from the hydrogen nucleus in this case is approximately। आपको क्या पूछा है, रेडियल डिस्टेंस पूछा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। तो यहां से देखो जरा, न्यूक्लियस से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस पूछा, तो रेडियस का सिंपल में फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप लोग, ये वाला 0.529 n स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही n की वैल्यू 2 डालेंगे बच्चे, तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा डाटा आ जाएगा, और जो एंगस्ट्रॉम है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, ठीक है। सिंपल में आपको फॉर्मूला लगाना था रेडियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास 15 kg का बॉक्स है और एक ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है। ट्रॉली को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराया जाए कि ये बॉक्स वहीं पे रेस्ट में रहे। तो भाई उसके लिए क्या होगा, ये जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये, और यहां पे एक लग जाएगा सुडो फोर्स। अब इन दोनों को अगर इक्वल जब करोगे आप, तभी कंडीशन बनेगी कि ये हमारा ब्लॉक रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वेट कर लो भैया। अब जैसे ही इक्वेट करते हो एम ए इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो यहाँ पे स्टैटिक कोफिशिएंट म्यू एस है भाई साहब, और एन जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा, और वैल्यू एम एम से कट जाएगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू 10 दे रखी होगी, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो आंसर हो जाएगा 1.2। क्लियर है, चलो भाई। 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, 5 कैपेसिटर हैं हमारे पास। बाकी देखो ये जो 4 कैपेसिटर है भैया वो आपस में क्या है, इक्वल है। अब पांचवा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है 2.5 माइक्रो फैराड, ठीक है। यहां पे देखो देख, अब ये जो है आपके 4 जो कैपेसिटर है भाई वो किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज क्या होता है, कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट बताओ जरा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो ये 4 है, तो भाई उसको रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 10/4 मतलब 2.5 माइक्रोफैराड, मतलब इनका इक्विवेलेंट आ गया 2.5 माइक्रोफैराड, और ये खुद ही 2.5 माइक्रोफैराड है। अब उनके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल पैरेलल का क्या हो जाएगा भैया, पैरेलल का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 माइक्रोफैराड का आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को भी मिलेगा 5 5 5 5, ठीक है। उसके बाद आपको चार्ज पूछ रखा है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू C इंटू V लगा लोगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया आपका 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। पोटेंशियल कितना है, 50 दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर 250 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। अब ये इससे पहले क्या था, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में थे। अब पैरेलल में चार्ज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है भाई साहब। और दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, 2.5 और 2.5 है, तो दोनों कैपेसिटेंस अगर सेम है तो चार्ज सेम अमाउंट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 125 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड नहीं माइक्रोकूलम, 125 माइक्रोकूलम और 125 माइक्रोकूलम इस पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ये 250 का। अब ये वाला देखो जरा कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर क्या सीरीज में था, और सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो 125 125 125 125 125 माइक्रोकूलम सब पे रहेगा। तो हर एक कैपेसिटर पे 125 माइक्रोकूलम होगा, और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बेटा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू राइज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। चलो भाई बोला है कि वर्क डन निकालो, अगर हमारे पास कोई एक मास है अर्थ के सरफेस से r हाइट पे ऊपर ले जाया जा रहा है, तो सिंपल में तुम्हें क्या करना है, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, उसके बाद h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही आपको क्या देता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही आपको क्या देता है, वर्क डन देता है।
सिंपल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, आपके पास डाटा कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना, यहां से G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर से, तो आपको ये डाटा मिल जाएगा mgr अपॉन में 2, और ये ऑप्शन करेक्ट होता है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, each side of metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9.0 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है एनटीए के द्वारा, बट उन्होंने वही आंसर रिलीज किया है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग भी वैसे ही चेक करेंगे इस चीज को। तो डेंसिटी निकालनी थी भाई साहब, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब, तो यहाँ पे साइड का क्यूब करोगे तो 9 × 10⁻⁻2 मीटर का क्यूब हो जाएगा बच्चे। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 7.654 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब आएगा। अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ कितने डिजिट करना है, 2 डिजिट तक। क्यों, देखो जरा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे इसका कितना है 4 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है। जो लिस्ट होता है वो लिया जाता है, तो 2 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, तो राउंड ऑफ 2 डिजिट करोगे आप लोग। यहाँ पे बच्चे जब अगर ये नंबर अगर ऑड होता तो इसमें एक ऐड हो जाता, लेकिन ये इवन दिया है तो इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, तो 7.6 × 10⁻³ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, सेकंड करेक्ट है। बट मोस्ट ऑफ द कोचिंग लोगों ने क्या कराया, 7.7 करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्लॉट्स शो वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद द टाइम t, अ बॉल थ्रो वर्टिकली एंड अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स आर करेक्ट। ठीक है यार, अगर किसी बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो इनिशियल में वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, फिर ऊपर जाके 0 हो जाएगी, तो मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 की तरफ कौन सा ग्राफ जा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 की तरफ ये आया, मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ तो ये गलत हो गया भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी निगेटिव में है, ये गलत हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 की तरफ ये आया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद बॉल नीचे गिरेगा तो ऊपर मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और गिरते समय उसकी फिर मैक्सिमम निगेटिव में वेलोसिटी आएगी। तो ये देखो पॉजिटिव में वेलोसिटी जा रही है मैक्सिमम, ये गलत हो जाएगा। अब ये देखो क्या था, स्टार्टिंग में मैक्सिमम, फिर 0 हुआ, फिर निगेटिव में मैक्सिमम, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। आपको ऐसे ही चेक करना है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ बॉब 0.02 जूल, द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में पूछा है भाई स्पीड कितनी होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन होता है। अब हमारे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे। अब आप ये बताओ क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, हाँ 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जैसे ही 0 बोलोगे तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, और यहां से v की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाती है √2, और √2 की जो वैल्यू होगी बच्चे 1.41 होगी, √2 की वैल्यू 1.41 होगी, जो कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है। क्लियर है, चलो भाई। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ की कोई लाइट है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। बोला गया है जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे स्क्रीन पे जो होती है इंटेंसिटी जो वैल्यू है बच्चे वो k है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/2, आपसे पूछा है जहां λ/2 अगर पाथ डिफरेंस होगा तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी। सबसे पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप राइट कर लेंगे कि I = 4I0 cos² फेज डिफरेंस बाई 2। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है वेव नंबर इनटू पाथ डिफरेंस। वेव नंबर का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे, 2π/λ। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो तो बताओ जरा, पाथ डिफरेंस अगर बच्चे लैम्डा हो तो उसमें इंटेंसिटी कितनी है k। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा पुट करोगे तो जो इंटेंसिटी आ जाएगी यहाँ पे देखो वो k के बराबर मैंने लिख रखा है, ठीक है। और k की वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहाँ सॉल्व करने पर 4I0। बोला गया अगर हमारा पाथ डिफरेंस λ/3 हो जाए तो इंटेंसिटी कितनी होगी, मैंने बोल दिया I'। तो यहाँ पे जैसे ही बेटा λ/3 डालोगे, λ/3 डालोगे तो लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, π/3 आएगा, और π/3 की वैल्यू होती है 1/2, और यहां से आपका जो cos² की वैल्यू आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, और I' की वैल्यू I0 के बराबर आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लोगे, जैसे ही डिवाइड करोगे I' की जो वैल्यू आ जाएगी वो k/2
4 आ जाएगी। आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बाई 4। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit shown below the voltage appearing across the diode D will be of the form। ठीक है, ग्राफ बताना है आपको यार। तो देखो जरा क्या होने वाला है, अगर यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, अगर ये वोल्टेज का पॉजिटिव लूप एंटर करेगा तो मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये देखो जरा, क्या ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो करंट का फ्लो तो नहीं होगा भाई। तो कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिल जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, इसी एक्सिस से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये निगेटिव लूप जाएगा, ये निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो उस समय ये किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, इसके साथ फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और इसके साथ ये रिवर्स बायस में था, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होगा तो कुछ ऐसा लूप बन जाएगा भाई, मतलब इनिशियल में कोई भी करंट नहीं, फिर बाद में आपको वैसे ही करंट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकालना है आपको। तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। देखो जरा डी वाला मिल रहा है, थोड़ा सा उन्होंने इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रख लिया कंफ्यूज करने के लिए, और ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी सर्किट कंटेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। ठीक है, एसी सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम है। अ कैपेसिटर ऑफ 0.1 माइक्रो फैराड है भाई कैपेसिटर, एंड द इंडक्टर ऑफ 1 मिली हेनरी दे रखा है कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है भाई सर्किट का। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। एल की वैल्यू दे रखी है, सी की भी वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे बच्चे तो 50 अपॉन में पाई आएगा, और 50 अपॉन में जब पाई आएगा आपके पास तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। तो 15 तिया के 45, 15 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, जो कि आपके पास 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सारा सोल्यूशन मैंने बना रखा है यहाँ पे, आप चेक कर लेना बच्चे, आराम से इसको सॉल्व करना, और परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। सही बात है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में लाइट क्या होती है, जो लाइट की एनर्जी होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सही बात है। इफ इट रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, अगर एक रीजन में अगर वो क्या होती है, लाइट एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो वहां पे डार्क फ्रिंज होगी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजेस इन अदर रीजन तो वहां प्रोड्यूस होगा भैया ब्राइट फ्रिंज, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनको बताना है गलत है कि सही है भाई साहब। एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, बोला गया देयर इज नो गेन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, दिस फिनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा अप्लाई होगा, कि मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जिबिट ओनली द लाइट वेव। गलत है भाई, जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट वेव से नहीं होता है, साउंड वेव में भी होता है, मैटर वेव में भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा बच्चे, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। तो ए हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा ट्रू, ए हो जाएगा ट्रू और बी हो जाएगा फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, ठीक है ना, कोई हमारे पास एक हार्मोनिक वेव है, जो ये वेव आपकी दे रखी है इक्वेशन उसकी, वेयर एक्स एंड वाई इन सेंटीमीटर दे रखा है, एक्स वाई सेंटीमीटर में, याद रखिएगा, टाइम इन सेकेंड। द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। फेज डिफरेंस दे रखा है भाई, नहीं फेज डिफरेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और ये पार्ट डिफरेंस आपको देखा है दोनों के बीच का 0.5 मीटर। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस होता है भैया वेव नंबर इंटू पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही वेव नंबर निकालना होगा तो कैसे करोगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे। आपको पता है ये क्या होता है, के एक्स प्लस माइनस फाइव होता है, तो ये वाली वैल्यू जो एक्स के साथ कनेक्ट है ये हो जाएगी के की वैल्यू भाई, और ये 2 पाई का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तब के की वैल्यू मिलेगी। मीन्स के की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी बच्चे 2 पाई इंटू 0.008, ये के की वैल्यू है, ठीक है। तो ये के की वैल्यू जैसे ही यहां पुट करोगे, और पाथ डिफरेंस है 0.5 है पाथ डिफरेंस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आता है 0.8 पाई रेडियन, 0.8 पाई सॉरी 0.0.0.8 पाई रेडियन, ठीक है।
0.8 पाई रेडियन। ठीक है, बस ये कंपेयर करके के की वैल्यू निकालनी थी, बाकी ये फेज डिफरेंस के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल लेना, बट यहाँ पे ध्यान देना कि 2 पाई को इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg when two mutually perpendicular force 8 Newton and 6 Newton act on it are respectively। बोला गया है दो फोर्स हैं जो किसी ब्लॉक पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए पूछा है। तो पहले नेट फोर्स निकाल लो यार। नेट फोर्स निकालने के लिए नेट रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा दोगे, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल कितना बताओ, एंगल है भैया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करोगे तो बाकी टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, रूट कितना आ जाएगा 10। अब इसी को मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल इक्वेट कर दो भाई साहब, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दो ऑप्शन में करेक्ट है। अब उसके बाद आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप क्या निकालते हो, टेन थीटा निकाल लो भाई साहब। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 6 है और बेस कितना है 8 है, तो यहां से कैंसिल आउट होकर 3/4 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा, जो कि 8 न्यूटन वाले की तरफ से है। तो ऑप्शन देख लो 8 न्यूटन वाले की तरफ से ये हो जाएगा 3/4, जो कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। दो हमारे पास अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड है। वन ऑफ देम इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट, मतलब कि उसमें से किसी एक को 100 पोटेंशियल से 100 वोल्ट के पोटेंशियल से चार्ज किया जाता है एंड डिस्कनेक्टेड। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ अनचार्ज कैपेसिटर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो पहले भाई कैपेसिटर को चार्ज किया गया, मान लो उसका कैपेसिटेंस C है अभी, तो उसकी एनर्जी उसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ CV स्क्वायर। अब इसको डिस्कनेक्ट करके अनचार्ज कैपेसिटर से जब कनेक्ट करोगे बच्चे, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मान लो दोनों का अब कैपेसिटेंस तो चेंज हो नहीं सकता, वो प्रॉपर्टी ऑफ द क्या है, कैपेसिटर है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा बच्चे, वो V/2 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होगा, तो आधा आधा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। अब फाइनल आपके पास जो एनर्जी हो जाएगी बच्चे, वो दोनों कैपेसिटर का लिखोगे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ CV/2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, एनर्जी लॉस निकालना है, लॉस इन एनर्जी, तो V इनिशियल माइनस V क्या, सॉरी U इनिशियल माइनस U फाइनल कर दोगे, चेंज इन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, तो जैसे ही यहाँ पे निकालोगे बच्चे CV²/4 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, V की वैल्यू है, V की वैल्यू कितनी है देखो 100 है, और C की वैल्यू है 200 पिकोफैराड। पिकोफैराड को मल्टीप्लाई करना 10⁻12 से, तो आपको मिल जाता है फैराड में आंसर, और यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻6 जूल। आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट अ मास ऑफ 1000 kg ऑफ हाइट 20 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे क्या पावर पूछा, पावर इक्वल टू W/T है। W मतलब एक एनर्जी टाइप की होती है भाई, mgh। मास रख दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 रखा है। उसके बाद हाइट कितनी है 20 मीटर, पहले पुट करोगे भैया 19.8 किलोवाट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a vernier calipers 20 VSD coincide with 16 MSD, इस डिवीजन ऑफ लेंथ इज 1 mm। जो MSD का डिवीजन दिया है भाई साहब, वो क्या है, इस डिवीजन शुड बी 1 mm। ठीक है, द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स पूछा है। लिस्ट काउंट के लिए क्या करोगे यार, MSD माइनस VSD लगाते हो, तो पहले यहाँ पे1 VSD की वैल्यू निकाल लो। तो 20 VSD 20 कहाँ गया, 20 VSD इक्वल टू 16 MSD। तो यहाँ पे 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/20, तो ये कट के आ जाएगा बच्चे 4/5 MSD। ये वैल्यू भाई साहब यहाँ पे डाल देना, तो 4/5 MSD। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो MSD/5 आएगा, और MSD का 1 डिवीजन दिया है 1 mm के बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 को लिख सकते हो 0.2, और ये हो जाएगा 1 mm, और इसको 1 mm को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास ऑप्शन बन जाता है कितना, 0.02 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली
5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विद द डिफरेंट रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। बोला गया है हमारे पास एक रूलर है, ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, गिराया जाता है, और यहाँ 5% बैठे हुए हैं, 5% बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करना है। तो हर इंसान के लिए अगर रिएक्शन टाइम अलग अलग होगा, मान लो अगर पहले सबसे कम टाइम में जिसने इसको ऑब्जर्व किया वो पहले ही इसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, जो इसको लेट में ऑब्जर्व किया वो बाद में पकड़ेगा। मतलब जो हाइट गिरने का रेशियो हो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी है। अगर आपको समझाना चाहूं मैथमेटिकली, तो यहां से मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है बच्चे, इनिशियल उसका क्या है, इनिशियल आपने इसको होल्ड कर रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे ही गिरना स्टार्ट होगा तो यहाँ अंडर द ग्रेविटी गिरेगा, तो मान लो h हाइट तक अगर मान लो ड्रॉप हुआ, तो आप लोग h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे बच्चे, तो यहाँ पे यूटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हाफ एटी स्क्वायर मिलेगा, और हाइट देखो जरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, टी स्क्वायर के। मतलब जो ज्यादा टाइम लेगा इसको ऑब्जर्व करने में, जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा वो ज्यादा हाइट तक ये गिर चुका होगा। बात समझ में आई? तो रिएक्शन टाइम जिसका सबसे ज्यादा, उसमें हाइट जो ट्रेवल होगी, जो हाइट ट्रेवल होगी ऑब्जेक्ट द्वारा, वो ज्यादा ट्रेवल होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम मेरे को लग रहा है ये ले रहा है बी वाला। उसके बाद रिएक्शन टाइम किसका ज्यादा है भाई साहब, ई वाले का है। उसके बाद रिएक्शन टाइम किसका है ज्यादा, उसके बाद ये है ए वाला। तो देखो जरा ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा, मतलब जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा उस केस में ये ऑब्जेक्ट ज्यादा नीचे गिरेगा, ज्यादा हाइट तक नीचे गिरेगा। बात समझ में आ रही है? यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform metallic wire having resistance 4 ohm is bent to a form of square loop ABCD seen in figure। बोला गया हमारे पास एक मेटेलिक वायर है भाई, एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, इसको बेंट कर दिया गया स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 4 ओम है, तो ये हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम, और ये हो जाएगा 1 ओम, और ये हो जाएगा 1 ओम। यहां पे मैंने देखो ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। बोला गया है रेजिस्टेंस 2 ओम कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी, ठीक है, कनेक्ट है बी और बी के बीच में, ठीक है, और एक बोल्ट लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखा है भाई, कितने का, 2 वोल्ट का, कनेक्टेड अक्रॉस द एसी के क्रॉस से कनेक्ट कर रखा है। नाउ द वैल्यू ऑफ आई पूछा है यार, तो ठीक है, ये देख रहे हो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या है, बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस को यहां से आप काट के बच्चा निकाल सकते हो। जैसे ही निकालोगे इस रेजिस्टेंस को काट के, तो ये आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा। ये दोनों देखो आप सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों देखो आप सीरीज में हो जाएंगे, तो 1 1 का सीरीज 2 हो जाएगा, 1 1 का सीरीज 2 हो जाएगा, और दोनों फिर किस में आ जाएंगे, ये पैरेलल में आ जाएंगे। दोनों किस में आ जाएंगे भाई, पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आते ही इनका दोनों का 2 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ओम्स लॉ लगा देना, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर लगाओगे तो 2/1 यहां से हो जाएगा, तो 2 एम्पियर ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, बेसिक सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रूम हीटर इज रेटेड 400 वोल्ट वॉट 220 वोल्ट, ठीक है, इफ सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। ठीक है यार, सिंपल में देखो यहाँ पे आपको पावर दिया है और वोल्ट दिया, तो ऐसा रिलेशन बताओ, और हीटर क्या है, सेम है। हीटर जो है बच्चे वो 220 वोल्ट वाला जो कनेक्ट हो रहा है और 200 वोल्ट पे जो कनेक्ट है सेम है, तो मतलब रेजिस्टेंस सेम हो गया। तो ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें V हो, R हो और क्या हो, P हो। तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में यार, एक बार इनिशियल आप निकाल लो V1 स्क्वायर अपॉन में यार, एक बार फाइनल वाला निकालो सेकेंड वाला P2 V2 स्क्वायर अपॉन में यार, R से कैंसिल कर सकते हो क्योंकि सेम हीटर है बच्चे। यहाँ पे आपको ये रेशियो देखने को मिल जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर होने वाला है 331 होने वाला है, 331 होने वाला है, 331 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 टर्न क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, a magnetic field 3.14 टेस्ला 10⁻³ टेस्ला एट इट्स सेंटर। सेंटर पे जो क्या दे रखा है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वो इतना टेस्ला दे रखा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, आपसे करंट पूछा है भाई साहब, उसके बाद क्या पूछा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा है। तो करंट निकालने के लिए सिंपल में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, सेंटर पर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, यहां से आई कैलकुलेट हो जाएगा भाई साहब,
तो यहां से आई आ जाएगा 2.5 एम्पियर। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, और ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, पाई आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 1.96, और उसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर सकते हो बच्चे 2, ठीक है, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रेक्टेंगुलर वायर, आपके पास एक रेक्टेंगुलर वायर है भाई साहब, लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर वायर है, लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, बोला गया है 3 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट। हमारे पास एक क्या करना है, यहाँ 3 सेंटीमीटर का स्मॉल कट ले लेना है, कितने मीटर का, इसी को एल इफेक्टिव बोलते हैं। ये 3 सेंटीमीटर का स्मॉल कट है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है भाई साहब, ये चल रहा है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 0.3 टेस्ला। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज दिस, इस लूप की वेलोसिटी दे रखा है भाई साहब कितना, 2 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना डेवलप होगा, यही पूछा है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में ईएमएफ कितना डेवलप होगा। तो ईएमएफ का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे भैया, BLV sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर। देखो लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का क्या है, ये एंगल है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जैसे ही पुट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, एल इफेक्टिव भी दे रखा है बच्चे, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, वेलोसिटी भी दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे और मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है बच्चे, 1.8 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, ठीक है भाई। इसको लेके भागोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो यार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में लेके भागो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उसी फॉर्मूला से डेरिवेशन करके ये चीज आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है भाई साहब, आपको बताना है कौन सा सही है। ये यहाँ पे क्या है, मास नंबर है, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर है। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर 1/3। गलत है भाई, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास होता है, 1/3 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए, सही है, ठीक है। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट, गलत है भाई, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जब होगा वो मास डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये देखो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो डिफरेंस इन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट, ये सही है, कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए न्यूक्लियस का। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी और डी। बी और डी कहां मिलेगा, बी और डी ये करेक्ट है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अननोन न्यूक्लियस हैज द न्यूक्लियर डेंसिटी, बच्चे दे रखा है, ये न्यूक्लियर डेंसिटी इतना दे रखा है, मास डेंसिटी इतना दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, एटॉमिक नंबर पूछा है। तो आपको पता है एटॉमिक जो मास होता है बच्चे, वो एटॉमिक नंबर में जब आप 1 AMU का मल्टीप्लाई कर देते हो तो एटॉमिक मास मिलता है। तो बस इस 1 AMU को ना खींच के कहा एटॉमिक मास के नीचे ले आओ, और 1 AMU किसके बराबर था, 1.66 × 10⁻⁷ के इक्वल हो जाता, 27 के इक्वल हो जाता है। और जैसे इसको डिवाइड करोगे बच्चे ना, यहाँ से आंसर 12 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने इसमें लेंदी भी बना दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया सविता जो क्लास 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है भाई साहब, व्हाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम L, notes down the data of the time completed 30 oscillations in 60 सेकेंड। 30 ऑसिलेशन भाई कितने में, 60 सेकेंड में। तो 1 ऑसिलेशन बताओ, 1 ऑसिलेशन कितने में हो जाएगा, बोलोगे सर 60/30 मीन्स 2 सेकेंड में, मीन्स 2 सेकेंड में। मतलब ये जो दिया बच्चे, ये बोला टाइम पीरियड ना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो समय लगता होता है उसको बोलते हो टाइम पीरियड। अच्छा 2 सेकेंड जहां पे आ जाए टाइम पीरियड, वो समझ लेना सेकेंड पेंडुलम होता है। क्या होता है, सेकेंड पेंडुलम। और सेकेंड पेंडुलम का जो लेंथ होती है बच्चे, वो हमेशा 1 आती है। यहां से जुगाड़ लगा के मार सकते थे इसको, लेकिन वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा। टाइम t = 2π = कितना होता है, √L/g। सारी वैल्यू दे रखी है। और पाई स्क्वायर जब आपका होल यहाँ पे क्या करोगे, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पाई स्क्वायर आ जाएगा, और पाई स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है 9.8। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आपके पास आ जाएगा L = 1 मीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू द सिस्टम एट अ रेट ऑफ दिस, ठीक है, हीट सप्लाई की जा रही है Q बाई टी, कितने से, 100 वॉट से, ठीक है। इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, देन द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी इंक्रीज विल बी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का रेट चाहिए। तो भाई जो आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो वो वर्क और इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, यूज हो जाता है। अब इसमें दोनों तरफ टाइम से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ इसका जो रेट है बच्चे वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 100 वॉट, और इसका रेट दिया है कितना, 75 जूल पर सेकेंड, मतलब वॉट ही दिया है। आपको डेल्टा यू अपॉन में टी फाइंड करना था, तो वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा 25 वॉट, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थीन वायर दिया है, लेंथ एल दिया है बच्चे, एक थीन कोई मान लो वायर दिया है, लेंथ कितनी है, मान लो एल है, लीनियर मास डेंसिटी एम दिया है। वैसे लीनियर मास डेंसिटी आप किसी लेमडा से दिखा सकते हो, लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपको थोड़ा सा भटकाने के लिए स्मॉल एम दे दिया है। इस बेंट इनटू द सर्कुलर रिंग, बोला गया उसको सर्कुलर रिंग में बेंट कर दिया गया, विद द सेंटर सी shown in the figure, the moment of inertia of the ring about y y dash, y y dash के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले आप बताओ, अगर इसका टोटल मास m हो, टोटल मास m हो, l लेंथ में टोटल मास m हो, तो यूनिट लेंथ में मास कितना हो जाएगा, m अपॉन में l, और यूनिट मास में जो लेंस होता है बच्चा उसी को क्या बोलते हो, मास डेंसिटी बोलते हो। इसको स्मॉल m दे रखा है, ठीक है। तो यहां से याद रखना स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल M अपॉन में L, कैपिटल M अपॉन में L, जैसे यहाँ पे दिखा कर रखा है मैंने, और कैपिटल M की वैल्यू निकालोगे तो स्मॉल m इंटू L हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, अब बताओ जरा, ये अगर सर्कुलर रिंग होता है तो उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mr स्क्वायर, और उसके डायमीटर के अबाउट कितनी होती है, बोलोगे सर हाफ mr स्क्वायर। और जैसे ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे बच्चे, तो mr स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर ये दोनों ऐड करोगे, और यहां से y y डैश के अबाउट क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर। m की वैल्यू क्या यहां से पुट कर लोगे, ml स्मॉल ml हो जाएगा, और r की वैल्यू भी निकाल लोगे। अब सर्कुलर फॉर्म में बेंट किया गया है, तो जिसका सरकमफरेंस होगा वो l के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 पाई r इक्वल टू l के बराबर। यहां से r की वैल्यू l बाई 2 पाई निकाल लेना बच्चे, r की वैल्यू और कैपिटल M की वैल्यू इसमें जैसे ही डालोगे आपके पास आंसर तुरंत आ जाएगा 3/8 ml स्क्वायर बाई पाई। तो आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ना, 3/8 ml स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर 3 ml क्यूब, 3 ml क्यूब, ठीक है, 3 ml क्यूब अपॉन में पाई स्क्वायर है, ठीक है ना, ये पाई स्क्वायर। चलो भाई नेक्स्ट, ठीक है ना, 8 पाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है भाई, कोई गैल्वानोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, 1 मिली एम्पियर पे उस गैल्वानोमीटर के अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ठीक है। इफ कन्वर्टेड इनटू अमीटर, अगर इसको अमीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उस अमीटर का जो मैक्सिमम रेंज है बच्चे वो 0 to 10 एम्पियर है, द शंट इज रिक्वायर्ड, जो ये शंट है वो कितने ओम का होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो भाई अगर आप गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो तो शंट को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। जैसे यहां से करंट आई भेजोगे तो गैल्वानोमीटर के अंदर करंट आईजी चली जाएगी, और बची हुई करंट कहां चली जाएगी, शंट में। अब सोचो जरा, ये दोनों पैरेलल में, तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आई इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, वी इक्वल टू आई आर लगाया मैंने। सिंपल में वैल्यू पुट करना है, गैल्वानोमीटर के अंदर जो करंट जा रही है भाई 1 मिली एम्पियर की करंट जा रही है, और यहाँ पे जो करंट जा रही है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाली जो करंट है वो 10 एम्पियर है, और यहाँ पे आपको बच्चे आईजी कितना है 1 मिली एम्पियर, और इंटू एस करना था, और एस की वैल्यू शंट का रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो 10 टू पावर -2 ओम आ जाएगा, 10 टू पावर -2, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a meter bridge experiments in a figure, the position of the cell E and the galvanometer G are interchanged, we shall observe in the galvanometer। बोला गया है गैल्वानोमीटर को
सेल की जगह पे रख दिया जाए और सेल को गैल्वानोमीटर की जगह पे रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्लास में बताया गया क्वेश्चन ये है कि गैल्वानोमीटर को और सेल को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बाकी जो प्रॉपर्टी होगी गैल्वानोमीटर पे चेंज होगी कि नहीं? कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बच्चे 4, बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन। ठीक है ना? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर। पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की आई नॉट जो दे रखी है बच्चे वो 5 एम्पियर दे रखी है एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच द पीक वैल्यू। बोला कितने टाइम बाद ये जो करंट है वो पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगी। ठीक है भाई साहब। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो पहले यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम इक्वल टू 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 1/60 सेकेंड। अब यहां से यहां पहुंचने में बोलो जरा कितना टाइम लगेगा? इसको t/4 का टाइम लगेगा। t/4 का टाइम लगेगा तो जो तुम्हारा t हो जाएगा वो t/4 हो जाएगा और t की वैल्यू यहां से लाके यहाँ पे फेंक दोगे बच्चे। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू फेंकोगे तो 1/240 सेकेंड आंसर आ जाएगा। 1/240 सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा जो कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर shows that the long straight wire of circular cross section of the radius a carrying current I। ठीक है, कोई हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस कितनी है? ए है और कितनी करंट कंटेन कर रही है? आई स्टेडी करंट है बच्चे। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एक्स सेक्शन। द प्लॉट विच करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इन अ गिवन रीजन। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है, एक बार इसके अंदर बताना है, एक बार इसके बाहर बताना है। तो किसी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है भाई? किसी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए। तो यहां पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ क्या है? प्रोपोर्शनल में है। और यहां पे आप देखोगे आर का जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका ग्राफ हो जाता है बच्चे ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, फॉर्मूला याद रहता है तो चीजें हो जाएंगी। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट गिवन बिलो है भाई साहब। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज अबव द सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर वोल्टेज आप इंक्रीज कराते हो बच्चे तो डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। बहुत सही बात है भाई साहब। जो करंट होती है डायोड करंट वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आप अबव करंट वोल्टेज को अप्लाई करते हो। दिस करंट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, गलत बात है। इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं बोलते हैं, इसको डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन करंट। तो ये स्टेटमेंट कौन सही हो जाएगा बच्चे? स्टेटमेंट नंबर ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल सही बात है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है भाई, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है। द इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। सही बात है यार, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। इसके बाद ये क्या दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस। गलत बात है यार, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही करती है। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? नॉर्मल होती है। बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज। गलत बात है, कांस्टेंट होता है भाई साहब। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मेटल वर्क फंक्शन 6.6 वोल्ट। मेटल वर्क फंक्शन का मतलब वो मिनिमम एनर्जी बच्चे किसी भी मेटल सरफेस को दिया जाए या इंसिडेंट कराया जाए तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगे, उससे कम एनर्जी पे इमिशन नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव टू द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोला गया है इनमें से कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जिसपे आपको रेडिएशन देखने को नहीं मिलेगा अगर वो एनर्जी, उस वेवलेंथ की एनर्जी क्या किया जाए? उस मेटल सरफेस पे ड्रॉप किया जाए। तो इसमें से आपका 200 वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये नैनो मीटर के लिए यूज होता है बेटा। एनर्जी इक्वल टू 1242 अपन में लेमडा, लेमडा की वैल्यू 200 जैसे ही डालोगे तो आपकी एनर्जी आ जाएगी 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इस वाली एनर्जी से कम है। तो यहां से आपको कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा, बाकी चीजों पे एनर्जी ज्यादा आएगी, चेक कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ कॉन्केव लेंस ऑफ a ray of light imitating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction। देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे जाएगी तो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों क्या करेगी, दोनों फैल जाती है, दोनों क्या करेगी, फैल जाएगी। और अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ऐसा अपीयर होगा कि क्या करिए, सेकंड फोकस से आ रही है, लेकिन इन्होंने दे दिया है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या दे दिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी दिया है, लेकिन वहां पे क्या है, देखो पासिंग थ्रू सेकंड प्रिंसिपल फोकस, लेकिन यहाँ पे अपीयर वाला वर्ड यूज नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये आप थोड़ा सा सोचोगे तो एप्रोप्रिएट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A submarine is designed to the withstand of the absolute pressure of the 100 atm. How deep can it go below the water surface? बोला गया है कि कितने अंदर हम लोग सबमरीन को भेज दें कि इतने प्रेशर को वो झेल पाए। तो भैया सिंपल में फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर के सरफेस पे लगा होगा और ये वाटर का जो प्रेशर होगा इस सबमरीन पे लग रहा होगा। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब ये पी नॉट को उधर भेजो तो पी एस माइनस पी नॉट अपन एच निकालना था भाई साहब, तो यहाँ पे रो जी से डिवाइड हो जाएगा। सारी वैल्यू डालोगे तो एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी 990। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 990 मीटर। ठीक है, बाकी जो एटीएम में वैल्यू दे रखी है उसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेना, वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10⁵ पास्कल मल्टीप्लाई कर देना। बोला गया मैच द फॉलोइंग कॉलम। ठीक है, तो माइक्रोवेव देखो जरा, यहाँ पे विजिबल है, गामा रेज है, इंफ्रारेड है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो माइक्रोवेव क्या होती है बच्चे, किस्टोन वॉल्व के लिए यूज होती है। विजिबल रेज जो होती है बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अलग अलग स्टेट की एनर्जी में क्या करता है, जंप करता है, तो वहां से एनर्जी का जो इमिशन होता है तो उस समय ये विजिबल रेज निकलती है आपकी। गामा रेज रेडियो एक्टिव डीके में यूज होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये 45 क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन थे। तो बच्चे थैंक यू, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने पेपर पेशेंसली हैंडल किया, आपने मेहनत किया, आपने हार्डवर्क किया। जिस बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, कंग्रेचुलेशन। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप ये सोचना कि थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं हमारे वर्क में, हमारे हार्ड वर्क में कमी रह गई है और उस पर हमें वर्क करना है और नेक्स्ट ईयर हमें अपना टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।